बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं क्लास 6 से लेकर 12th तक की कंप्लीट एनसीईआरटी की साइंस करवाऊंगा, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आपको खुश हो जाना चाहिए और अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नेक्स्ट लेवल लिखा हुआ है ना, उसकी राइट साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमेशा के लिए हमारे साथ में जुड़ जाएंगी। और बच्चों, आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 और क्लास 12 की कंप्लीट साइंस जो नया एडिशन आया है ना, न्यू एडिशन, नई किताबें, उनका कंप्लीट क्लासें यूट्यूब पर अब लगातार होगी इस चैनल पर। और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको करवाई जाएंगे और लाइन बाय लाइन पहले आपसे इस पर थ्योरी क्लासें करवाई जाएगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे जुड़ जाइए और चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने लिए एक नया रजिस्टर डाल दीजिए, क्योंकि आज से कंप्लीट साइंस करवाई जाएगी जो भी नया एडिशन है। तो आज का हमारा लेसन है क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट। जो नया एडिशन है उसका है भोजन के घटक, अर्थात कंपोनेंट ऑफ फूड। जो पहले का पुरानी किताबें थी उनका पार्ट था कि भोजन कहाँ से आता है, और अभी नया जो नया चैप्टर आया है, नई एडिशन आई है, उसमें है भोजन के घटक। तो मैं अब जितनी भी नया एडिशन आया ना, उसकी कंप्लीट क्लासेज लगातार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके खास फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में भेजिए और उनको बताइए कि सर ने हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीरीज की शुरुआत की है। अब से आपको साइंस के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की कंप्लीट साइंस आपको करवाई जाएगी। फिर चाहे आपके कोई भी स्कूल के एग्जाम हो या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए आपको क्लास दिखाने के लिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट यूनिट, भोजन के घटक। हम लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे और जितने भी आपको समझ में नहीं आएंगे उनके अर्थ मैं आपको बताता जाऊंगा, और फिर पीछे क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको समझ में आएगा। और अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, फिर मैं आपके उनके जवाब दे दूंगा या फिर अगली क्लास में मैं आपको उनको बता दूंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। भोजन के घटक, इसका क्या मतलब है? हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो भोजन कहलाता है, और उसके भोजन के घटक होते हैं जितने भी हम खाने में, चाहे सब्जी हो, चाहे आटा हो, चाहे सलाद हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे भोजन के घटक में कहलाते हैं। और उन सभी से सभी घटक लेने अनिवार्य होते हैं, क्योंकि उन सभी से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी मिलती है, और उन्हीं एनर्जी की वजह से हम चल पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे भोजन के घटकों के बारे में, कौन कौन से भोजन के अंदर घटक मिलाए जाते हैं और उनके किस घटक से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, अर्थात हम जो भी भोजन खाते हैं आसपास में उनकी एक सूची बनाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था और इन्हें मानचित्र द्वारा समझाया था। तो यहाँ पर आपसे यह कहा जा रहा है कि जो जितने भी हम भोजन खाते हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट सारणी बना के समझाया जाएगा, और जो हम भोजन खाते हैं उनके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं और उनसे कौन सी एनर्जी मिलती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भोजन में चपाती होती है, बिल्कुल चपाती होती है, दाल होती है, बैंगन होती है, बैंगन का भरता होता है, अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। देखो, इसमें क्या है, चपाती है, बैंगन है, दाल है। देखिए किस किस के मुंह में पानी आ गया है इसको देख करके। देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य भोजन भी होते हैं, जैसे अपम है, मछली है, सब्जियां होती, अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। तो इसमें है कि दाल है, मांस है, या कोई व्यंजन सब्जी हो सकती है, इसमें दही है, मट्ठा है, अचार भी शामिल होता है, जो हमारे भोजन के घटक होते हैं। बिल्कुल,
कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। बिल्कुल, हमारे खाने के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारे भोजन होते हैं जिनको हम पूरा नहीं खा पाते। हमारे जो आसपास होते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हम वही खाते हैं। इसलिए हम सारे व्यंजन खा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा हमारा पेट भी नहीं होता है। यदि हम यात्रा में होते हैं, अर्थात हम कहीं जा रहे हैं, घूमने जाते हैं, तो सारा भोजन एक साथ नहीं ले जा पाते। तो उसके लिए हमें रास्ते में जो रेस्टोरेंट में, जो हमें होटल में मिलता है, हमें वही खाते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी संभव नहीं था। दोस्तों, ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिल पाता। इसलिए हमें खाने को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, खाने की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे जो भी भोजन होते हैं ना, उनके अंदर सभी प्रकार के अलग अलग भोजन से हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद मिलते हैं और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, जितने भी हम जो खाने खाते हैं ना, उनके अंदर क्या क्या होता है, ये सभी सारणी में बताया गया है। तो मैं आपको थोड़ी सी सारणी समझा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए। देखिए, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये क्या है? ये हमारे भारत के राज्यों के नाम है। पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, इस प्रकार। तो इसमें बताया हुआ है कि पंजाब के अंदर लोग क्या खाते हैं। अन्न के अंदर, अन्न का व्यंजन है कि मक्के की रोटी खाते हैं, और दाल के अंदर राजमा खाते हैं। सब्जियों में वो सरसों का साग खाते हैं, और अन्य व्यंजन है दही घी खाते हैं। बिल्कुल, पंजाब के लोग तो बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं। आंध्र प्रदेश, ये भी हमारे भारत का एक राज्य है। उसमें ज़्यादातर चावल होता है, क्योंकि ये हमारे दक्षिण भारत का हिस्सा है, जो आप आगे की बड़ी की क्लासों में पढ़ोगे। तो इसमें चावल खाया जाता है, और यहाँ पर अरहर की दाल और रसम खाया जाता है। सब्जियों में कुंदरू खाते हैं, और अन्य व्यंजन जैसे मट्टा है, घी है, अचार है, वो खाते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ी हुई है, तो मैं इसमें, हम राजस्थान के हैं, इसलिए यहाँ पर राजस्थान के खाने के बारे में बता देता हूँ। देखो, राजस्थान में अन्न के रूप में हम किसकी रोटी खाते हैं? गेहूं की और बाजरे की रोटी खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बाजरा होता है राजस्थान, बाजरे की खाते हैं। और दाल के अंदर जैसे दाल हो गई, मूंग की दाल है, या फिर मोठ की दाल होती है। सब्जियों में क्या खाते हैं हम? देखिए, बहुत ही अच्छी सब्जियां खाते हैं। कैर की, सांगरी की, देसी सब्जियां खाते हैं। कैर की, सांगरी की हो गई, ये सब्जियां खाते हैं। और अन्य व्यंजन में हम भी घी खाते हैं, दही खाते हैं, और छाछ खाते हैं, राब खाते हैं, बहुत कुछ पौष्टिक चीज़ें खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल के बारे में सोचते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि कुछ भोजन होते हैं जो हमें पादपों से मिलते हैं, और कुछ भोजन होते हैं वो जंतुओं से मिलते हैं। बिल्कुल, हम जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, उनसे भी भोजन लेते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, फल हो गए। और कुछ जंतुओं से भी मिलते हैं, जैसे गायों से दूध हो गया, दही हो गया, ये मिलते हैं। और इसमें कच्ची सामग्री होती है, जिनको हम गर्म करके खाना बना के खाते हैं, तैयार करके। और ये सभी है ना, सभी घटक होते हैं ना खाने के, इन सबको पोषक कहते हैं, क्योंकि ये हमें पोषित करते हैं, अर्थात हमें खाना देते हैं, हमारी एनर्जी देते हैं। इनमें कई सारे पोषक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ये सब क्या होते हैं? आपको लग रहा होगा सर ये भारी भारी शब्द क्या है, तो मैं इसको आगे डिटेल में समझाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जैसे हम घी खाते हैं तो उससे वसा मिलता है, दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, उससे प्रोटीन मिलता है, खनिज लवण, इनके बारे में सभी को मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो आप आराम से पढ़ते रहिए। देखिए, यहाँ पर आपसे है ना कहा गया है कि जितने भी प्रकार के प्रोटीन है, जितने भी पोषक तत्व है, उनका पता लगाने के लिए आपको कुछ केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक प्रक्रियाएं या कुछ पदार्थों से पता लगाया जाता है, जो आपको क्लासों में करवाया जाती है। देखिए, मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन नमक होता है। तो यहाँ पर है ना, जितने भी परीक्षण होते हैं उनके बारे में सारणी से बताया हुआ है, मैं सारणी को समझा देता हूँ। देखो, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परक नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। अर्थात आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जल के अंदर थोड़ी सी नमक की मात्रा मिला देते हैं, तो ये हो गया तनु विलयन। फिर आता है कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन गया कॉपर सल्फेट का विलयन। ये क्यों बता रहा हूँ बच्चों? क्योंकि ये अभी आगे पूछे जाएंगे कि हम किसी भी भोजन का पता लगाने के लिए इनको मिलाए जाते हैं। देखिए, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडे का विलयन प्राप्त होता है। तो ये अभी जो बताया है ना, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए बच्चों, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जो हमने अभी पढ़ लिया। तो अब मंड के लिए परीक्षण करते हैं। अर्थात मंड है जो आलू के ऊपर किया जाता है। अर्थात आलू के अंदर जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका पता लगाने के लिए हमें क्या करना है?
देखिए खाद्य पदार्थ होता है ना, जो भी आलू है, कच्ची सामग्री है, उसको लीजिए, फिर उसमें आयोडीन, तनु आयोडीन, अभी मैंने बताया था ना कि तनु आयोडीन, जिसके अंदर हम जल के अंदर नमक मिलाते हैं तो तनु आयोडीन बनता है, उसकी 2-3 बूंद डालनी है। और उसके बाद में खाद्य पदार्थ के रंग में एक परिवर्तन होता है, अर्थात नीला या काला रंग होता है, जिससे पता लगता है कि इसमें मंड है, अर्थात इसमें आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ये मंड पड़ा है यहाँ पे आलू के कुछ भाग है, तो इनके ऊपर क्या करते हैं हम, तनु आयोडीन की 2-3 बूंदे डालते हैं, तो इनका कलर है ना काला काला नीला नीला होता है, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मात्रा है। इसके आगे के बारे में जानते हैं। देखिए प्रोटीन के लिए, प्रोटीन होता है ना जो हमें दालों से प्राप्त होता है, अंडों से प्राप्त होता है, उनके बारे में हमें पता लगाने के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो गया कि उसमें देखते हैं प्रोटीन है या नहीं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वे ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अर्थात चूर्ण बनाते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं ताकि उसका परीक्षण आसानी से हो जाए। फिर उसमें खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली अर्थात कांच की जो पतली नलियां होती हैं उनको परख के अंदर डालते हैं और उसमें 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह से हिलाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जब ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर होता है जिससे हम पानी की बूंदे डालते हैं, उसकी सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाते हैं और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में जो पदार्थ होता है ना उसका बैंगनी रंग हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि हमने जो पदार्थ लिया है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है। एक परीक्षण और है जो वसा के लिए होता है, अर्थात जो घी के लिए जो चिकनी चीजें खाते हैं उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ ले लिया, जैसे मूंगफली हो गया, नारियल है, तो उसका क्या करते हैं, कागज के टुकड़े में लपेटते हैं, उसको लपेट कर क्या करते हैं, उस कागज के टुकड़े को दबाया जाता है, जिससे उसके कागज के टुकड़े के अंदर है वो घी की बूंदे या चिकनाहट लग जाती है, जिससे पता लगता है कि इसके अंदर चिकनाहट है। तो यहाँ पर कुछ सारणी है, मैं आपको समझा देता हूँ। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक पदार्थ, ठीक है, यह खाद्य पदार्थ है, यहाँ पर मंड होता है अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट वो है, यहाँ प्रोटीन है और यहाँ पर वसा है। तो कच्चे आलू के अंदर हाँ लिखा हुआ है अर्थात इसमें कार्बोहाइड्रेट है। दूध के अंदर इसमें प्रोटीन के नीचे हाँ लिखा है अर्थात दूध में प्रोटीन होता है, इसलिए आपको दूध पीना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। यहाँ लिखा है मूंगफली, मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, मूंगफली में वसा होता है अर्थात तेल होता है, जब हम मूंगफली खाते हैं तो हमारे हाथ चिकने हो जाते हैं ना, वो इसकी वजह से होते हैं। यहाँ नीचे कुछ सारणी है उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ बिना पका हुआ चावल अर्थात चूर्ण है, उसमें क्या होता है, चावल के अंदर आपको पता है मंड होता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, पके हुए चावल में भी मंड होता है, और सूखे नारियल में दोस्तों नारियल में तेल होता है, इसलिए इसमें वसा होता है। आगे पढ़ते हैं, बिना पकी अरहर की चूर्ण है, दाल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये पकी हुई दाल है इसमें भी प्रोटीन होता है। कोई सब्जी का टुकड़ा है तो उसमें मंड होता है, फल का टुकड़ा है उसमें मंड होता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, उबला हुआ अंडा, अर्थात इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन होता है अंडे के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी खाद्य पदार्थ के बारे में पता लगाने के लिए किस प्रकार से जांचना चाहिए। ठीक बात दोस्तों, अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के बारे में, खाद्य पदार्थों के बारे में। यहाँ पर कुछ पोषक पदार्थ दिए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अर्थात हम जो भी खाना खाते हैं ना वो हमारे शरीर के लिए हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी मिलती है, हम काम करते हैं, चल पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, स्कूल जा पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, दूध से, दही से, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, अर्थात हम जो घी खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वास्तविकता में ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा देती है, अर्थात हम जितनी मात्रा वसा की लेते हैं ना उतनी भी कार्बोहाइड्रेट की लेंगे ना तो हमें वसा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, अर्थात घी खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए हमें घी खाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपसे है ना आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना कि सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से पदार्थ होते हैं उनके बारे में बता दो। जो बाजरा होता है ना, ये देखिए बाजरा दिख रहे हैं ना दाने, इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो चावल होता है ना इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो गेहूं होता है ना इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, आम तो आपको बहुत पसंद होगा, मक्का है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। अर्थात जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताइए तो आप इनके नाम लिख दीजिए, मक्का के, आम के, तरबूज के, पपीते के, गन्ने के, आलू के, शकरकंद के, गेहूं के, चावल के और बाजरे के। ये हो गए कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में बात करते हैं जो भी विभिन्न प्रकार के वसा के स्रोत होते हैं, अर्थात वसा अर्थात घी होता है ना वो,
तो अब वसा में दो प्रकार के, जैसे एक तो हमें मिलता है पादपों से जो पेड़ पौधों से, और एक मिलता है जीव जंतुओं से। तो वसा में जैसे मूंगफली होता है, मूंगफली का तेल होता है, बिल्कुल होता है। सूरजमुखी का तेल है, ये देखो लिखा हुआ। सरसों का तेल, इसमें वसा होती है। नारियल के तेल में होती है, सोयाबीन में होती है, गिरी में होती है, अर्थात जो भी बादाम होती है उसमें होती है, और तिल के अंदर तेल होता है, अर्थात ये इनसे वसा मिलती है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि वसा के घटक कौन से, तो आप तिल है, मूंगफली है, नारियल तेल है, इनके बारे में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं जंतुओं से स्रोत। जो भी वसा होता है ना, वो जीव जंतु, जैसे मछली होती है ना, उसमें वसा होता है बहुत ज़्यादा। मांस के अंदर होता है, घी में होता है, दूध में होता है, मक्खन में होता है, क्रीम में होता है, अंडों में, इन सब में वसा की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। और इसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटीन के स्रोत, अर्थात जो प्रोटीन होता है ना, उनके घटक कौन से। तो इसमें ए में है पादपों के स्रोत जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, और बी के अंदर है जंतुओं से जो जीव जंतुओं से मिलते हैं। तो हम जो पेड़ पौधों से मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रोटीन, तो मटर होता है ना, मटर में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। सोयाबीन में प्रोटीन होता है, इसलिए सुबह सुबह जब भी उठो ना, तो सोयाबीन है, इनको भिगो के खाना चाहिए, चना को, ताकि आपको एनर्जी मिले। जैसे चना हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। मूंग के अंदर प्रोटीन होता है, तूर की दाल में होती है, राजमा में होता है, इनमें प्रोटीन होता है। ये हो गए पादपों के घटक। और अब आते हैं जंतुओं में। जैसे पनीर के अंदर प्रोटीन होता है, पनीर खानी चाहिए। मछली के अंदर प्रोटीन होता है, मांस के अंदर प्रोटीन होता है, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, इसलिए आपको दूध पीना चाहिए, बहुत एनर्जी मिलती है। अंडे के अंदर प्रोटीन होता है। ये हो गए दोस्तों प्रोटीन के स्रोत, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन। अब देखिए कुछ बातें हैं विटामिन के बारे में जो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमारा शरीर बड़ा होने के लिए, बलशाली होने के लिए, शक्तिमान होने के लिए हमें प्रोटीन खाना चाहिए। और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जैसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि शरीर वर्धक भोजन कौन से हैं, तो आपको बताना है कि जो प्रोटीन युक्त होते हैं वो सारे शरीर वर्धक हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख हो गई, अस्थियां, हमारी हड्डियां हैं, हमारी दांत है, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। दोस्तों, बच्चों, जितने भी विटामिन होते हैं ना, वो हमारे शरीर में हमें एनर्जी देते हैं, अर्थात हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। हमारी हड्डियां मजबूत होती, हमारी आंखें देखने में बहुत तेज होती हैं, दांत मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं। और दोस्तों, विटामिन है वो कई प्रकार के होते हैं कि जितने सारे विटामिन होते हैं उन सब के बारे में मैं आज आपको आराम से बताऊंगा। आपको कंफ्यूजन होगा कि सर विटामिन ए क्या है, विटामिन बी क्या है, विटामिन सी क्या है, विटामिन डी क्या है, इनको कैसे याद रखें। मैं आपको सारे के सारे विटामिन अच्छे से समझा दूंगा और याद भी करवा दूंगा। तो आप निश्चित हो जाइए और बिल्कुल पढ़ते रहिए। जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। दोस्तों, ऐसे भी विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। वैसे आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे ना, तो उनमें पता चलेगा। जैसे विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, इनको जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। या आप आगे पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। विटामिन बी में कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B6 है, तो इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारे हो गए। अब यहाँ पे विटामिन के कुछ भी घटक दे रखे हैं, अर्थात विटामिन हमें किससे प्राप्त होता है। तो विटामिन ए के स्रोत कौन से होते हैं, जैसे आम के अंदर विटामिन ए होता है, दूध में विटामिन ए होता है, पपीते में विटामिन ए होता है, गाजर में विटामिन ए होता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको गाजर खानी चाहिए ताकि आपकी आंखें बहुत तेज होती है, आपको अच्छे से दिखाई देता है। विटामिन बी, देखिए दोस्तों, विटामिन बी के स्रोत कौन से हैं। विटामिन बी के अंदर यकृत है, गेहूं होता है, उसमें विटामिन बी होता है, चावल होता है, उसमें विटामिन बी होता है। विटामिन सी कौन से होते हैं, विटामिन सी के अंदर दोस्तों जैसे टमाटर है, संतरा है, अमरूद है, मिर्च है, नींबू है, आंवला, जितने भी दोस्तों खट्टे फल होते हैं ना, उन सब में विटामिन सी होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विटामिन सी के नाम बताओ, तो आप जितने भी खट्टे फल आपको याद आए, चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, उन सब के नाम बता देना। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और विटामिन डी के बारे में जानते हैं। विटामिन डी, अर्थात कहते हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है, और कुछ खाने की चीज़ों से भी मिलता है, जैसे मछली है, अंडा है, मक्खन है, दूध है, इनसे भी विटामिन डी मिलता है। तो यहाँ तक दोस्तों
आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए विटामिन ए के क्या कार्य हैं ये हम बताता हूं मैं आपको। जैसे हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, अर्थात विटामिन ए के बारे में अगर आपसे पूछ लेना कि विटामिन ए के क्या कार्य या फिर क्यों खाना चाहिए विटामिन ए, तो विटामिन ए खाने से हमारी त्वचा अच्छी होती है, हमारी स्किन अच्छी होती है और हमारी आंखें स्वस्थ रहती है। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी है वो बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। कौन से विटामिन सी होते हैं, मैंने अभी बताया था, जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी होते हैं। और विटामिन डी से क्या होता है, हमारी अस्थियां और दांत मजबूत होते हैं, अर्थात हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बलवान बनता है, शक्तिमान बनता है। इसमें कैल्शियम होता है विटामिन डी के अंदर। दोस्तों अब आते हैं हम आगे बात करते हैं जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्रोत होते हैं, आयोडीन के हो गए, फॉस्फोरस के हो गए, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपकी जैसी एक स्टूडेंट है, ये क्या सोच रही है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। बिल्कुल। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो आप सीधा सीधा बता देता है सूर्य की किरणें आती है ना, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। इसलिए दोस्तों हमें शाम के समय, सुबह के समय थोड़ा बहुत धूप में खड़ा रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे, हमें विटामिन डी मिलता रहे। हमेशा घर के अंदर नहीं बैठे रहना चाहिए, शाम को थोड़ा खेलना चाहिए, थोड़ा सा धूप में खड़ा होना चाहिए ताकि हमें विटामिन डी मिलेगा। और जब ना बारिश का मौसम होता है ना दोस्तों, तो कभी कभी क्या है कि सूर्य भगवान बाहर नहीं निकल पाते, तो हमें अजीब लगता है क्योंकि हमें विटामिन डी नहीं मिल पाता है। देखिए यहाँ पर आयोडीन के कुछ स्रोत है। आयोडीन होता है ना नमक, हमारे शरीर में आयोडीन खाना चाहिए ताकि हमें रोग नहीं हो। जैसे पालक हो गया, इसमें आयोडीन होता है, अदरक होता है, इसमें आयोडीन होता है। फॉस्फोरस के स्रोत हो गए, जैसे केला हो गया, दूध हो गया, इसमें फॉस्फोरस होता है। लोहे के अर्थात आयोडीन के, हमारे खून बढ़ने के लिए हमें पालक खाना चाहिए, एप्पल खाना चाहिए हमें। और ये हो गए कैल्शियम, हमारी जो बॉडी को, हड्डियों को मजबूत करता है, जैसे एग हो गए, मिल्क हो गया, ये वाले होते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारे खनिज लवणों की मात्रा होती है। जैसे इन पोषक तत्वों में हमारे शरीर में आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के अंदर दोस्तों हमें ना दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जल पीना चाहिए, जिससे उस पसीने के रूप में हमारे अंदर से जितनी भी गंदगी होती है ना वो बाहर निकल जाती है। इसलिए हमें पानी पीना चाहिए। तो थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। और देखिए फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट के समृद्ध भोजन। दोस्तों हम जितने भी फल खाते हैं ना, चाहे एप्पल हो गया, चाहे बनाना हो गया, या फिर चावल है, दाल है, इनमें सब में अलग अलग मात्रा होती है एनर्जी की। किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में वसा होता है। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में हम जितने भी पोषक खाते हैं वो सभी खाने चाहिए थोड़े थोड़े, ताकि हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके। अब चावल क्यों खाने चाहिए? क्योंकि चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। और इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों अर्थात जल की आवश्यकता होती है और आहारी रेशों की आवश्यकता होती है, जो हमें एनर्जी प्रदान करे। बिल्कुल दोस्तों। और हमें हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जितने भी पेड़ पौधों से मिलने वाले फल हो गए, उत्पाद होते हैं, उससे हमें वृक्षांश फल मिलता है, अर्थात जो रेशेदार फल होते हैं ना, जो रेशेदार पोषक तत्व होते हैं, वो हमें मिलते हैं। जैसे वृक्षांश के मुख्य स्रोत कौन से, ये परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे। जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल है, सब्जियां, ये सब पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, इसलिए इनमें वृक्षांश होता है। और वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक तत्व है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। जितने भी ये वृक्षांश खाते हैं, जैसे दाल है, चावल है, आलू है, सब्जियां हैं, तो ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और हमारे शरीर में से जितना भी कचरा गंदगी होती है उनको बाहर निकालते हैं। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। मैंने बताया था ना दोस्तों कि हम जितना भी पानी पिएंगे ना, हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी कचरा होगा ना, जिसे पसीने से निकल जाएगा, हमारे मूत्र के द्वारा निकल जाएगा। इसलिए हमें बार बार पानी पीना चाहिए। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। द्रव का मतलब होता है दोस्तों, जो पीने वाली चीजें होती है ना, उनको द्रव कहते हैं। जैसे कि जल हो गया, दूध है, चाय है, ये सभी द्रव होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम चावल पकाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, दाल पकाते हैं तो पानी डालते हैं, वो पानी भी हमारे शरीर में
आ जाता है उसके माध्यम से। देखिए दोस्तों, जैसे कुछ फल होते हैं ना या कुछ सब्जियां होती हैं, उनमें उनमें भी पानी होते हैं। जैसे कोई टमाटर है या नींबू है, जब आप काटते हैं ना चाकू से या आपके मम्मी पापा काटते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें से भी कुछ पानी की बूंदें निकलती है, तो वो भी उसमें भी जल होता है। इसलिए हमें टमाटर और नींबू में भी जल की मात्रा होती है। और जैसे कोई फल है, अगर उसको काटते हैं तो उससे हमारे हाथ गिले होने लग जाते हैं, ऊपर रस आता है ना, तो उसमें भी वो जल की मात्रा होती है। दोस्तों, अब हम कुछ फलों के बारे में बात करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। छोटे बच्चों को मिल्क की आवश्यकता होती है, फल फ्रूट की आवश्यकता होती है, बड़े लोगों को बड़ी और अच्छी चीज़ें खाने की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, उस प्रकार की। और छोटे बच्चों को दूध पीने की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार के फल खाने की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करना। आप जो सुबह मंडे से लेके संडे तक जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें चार्ट में लिखे कि आज हमने क्या खाई। जैसे दालें हो गई, मूंगफली है, सोयाबीन है, अंकुरित बीज है, मूंग है, चना है, या किण्वित भोजन है, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली है, आटे का मिश्रण जिसमें मिस्सा रोटी है, अनाज है, दालें इत्यादि होती है। जैसे केला है, पालक है, सत्तू है, गुड़ है, उपलब्ध सब्जियां होती हैं। ये सभी प्रकार के दोस्तों खाने की चीजें होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि संतुलित आहार कौन से होते हैं। दोस्तों, इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिले, आपको अच्छे से समझ में आए। संतुलित भोजन वो होता है दोस्तों जिसमें हमें सभी प्रकार के प्रोटीन है, खाद्य पदार्थ है, पोषक है, सभी मिले ना, उसको संतुलित भोजन कहते हैं। ये आपके सवाल भी आया हुआ है कि संतुलित भोजन में कौन कौन से आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ खाते हैं ना उसे आहार कहते हैं। ये सवाल पूछ सकते हैं कि आहार किसको कहते हैं, तो कहना हम जो भी दिन में खाते हैं अच्छी चीजें उनको आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनका हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। बिल्कुल दोस्तों, हमें ना कोई भी चीज़ ना तो ज़्यादा खानी चाहिए ना कम खानी चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अगर हम कभी कभी लगता है ना कि हम बहुत सारी आइसक्रीम खाने लग जाते हैं या फिर बहुत सारी कुछ जैसी मीठी चीज़ें खा लेते तो हमारा सिर दर्द होता है, क्योंकि हमें नुकसान होता है। इसलिए हमें जो भी चीज़ें खानी है वो बराबर खानी है, ना ही तो कम खानी है और ना ही ज़्यादा खानी। इससे ही दोस्तों संतुलित आहार कहते हैं। संतुलन का मतलब होता है दोस्तों बराबर। जैसे आप कहीं भी रस्सी पे चलते हैं तो संतुलन बना के चलते हैं ना, अर्थात हम दोनों तरफ में बराबर भार होता है, उसी को ही संतुलन कहते हैं। और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि भोजन पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। बिल्कुल, कुछ भोजन होते हैं जिसमें कुछ है ना कठोर चीजें होती है जिनको पकाने से वो सॉफ्ट हो जाती है और खाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने से कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कुछ चीजें हमें गर्म करते हैं ना तो उनमें से बहुत सारी जो अच्छी चीजें होती है ना वो निकल जाती है। जैसे यदि भोजन को पकाने से अत्यधिक जल का उपयोग करते हैं ना तो उसके बाद उसके फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। जैसे किसी भोजन को पकाने में जैसे चावल पकाते हैं उसमें जल डालते हैं, फिर उस जल को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है चावल के अंदर से निकला हुआ। उस जल को चावल में वापस उपयोग लेना चाहिए, उसको पीना चाहिए ताकि वो फायदेमंद होता। जैसे विटामिन सी, अभी मैंने बताया था ना, विटामिन सी में कौन से घटक होते हैं, जल्दी से याद कीजिए बच्चों। विटामिन सी अर्थात खट्टे फल। हाँ, ऐसे याद किए, मजा आ रहा है ना। खट्टे फल होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जब भी इनको गर्म करते हैं तो ये तुरंत ही निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खट्टे फलों को हमें बार बार खाते रहना चाहिए। खाना पकाते हैं तो खट्टे फल निकल जाते हैं, इसलिए खाने के ऊपर से हमें नींबू डालना चाहिए, टमाटर डालना चाहिए ताकि वो वापस से खट्टे फल मिलते रहे। बिल्कुल, ये देखो बुझो, आपके जैसा एक बच्चा है वो सोच रहा है कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, क्योंकि जो घी की चीजें होती है ना वो खानी चाहिए, उससे एनर्जी मिलती है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। बिल्कुल, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसकी बजाय हम वसा खाते हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसमें घी होता है, वसा होता है।
क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा है, पूरी है, मलाई है, रबड़ी है, पेड़ा है आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था ना कि संतुलित आहार खाना चाहिए, अर्थात ना तो ज्यादा चीजें खानी चाहिए और ना ही कम खानी चाहिए। तो इसने बुजुर्ग ने क्या किया कि इसने कहा कि मैं वसा की चीजें खाऊंगा, तेल की चीजें खाऊंगा, घी की। तो इसने समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा बहुत ज्यादा खा लिया, तो इसको नुकसान होने लगे। अर्थात इतने ज्यादा भी नहीं खाने चाहिए वसा की चीजें, हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। ये देखिए, ज्यादा खाने से क्या होता है, हमारा मोटापा होता है, छोटी उम्र में ही हमारा आगे से पेट निकल जाता है, फिर हमको बच्चे चिढ़ाते हैं, पेटू पेटू कहते हैं। इसलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। अभावजन्य रोग क्या होते हैं दोस्तों? जैसे दोस्तों कुछ खाने की चीजें होती है ना, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाती है, फिर वो लंबे समय तक उन चीजों को नहीं खा पाते। जैसे प्रोटीन है, कोई वसा हो गया, कोई फ्रूट है, तो उनके अंदर फिर रोग होने लग जाते हैं, उनका बॉडी कमजोर रहती है, फिर वो मजबूत नहीं बन पाते, हष्ट पुष्ट। उसको अभाव रोग कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी होती है। यदि इसमें क्या करें, यदि यह कम लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। अभाव का मतलब है उसकी कमी से। अगर लंबे समय तक उसको वो चीज नहीं मिल पाएगी तो वो उससे ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न करता है। बिल्कुल, लंबे समय तक हम कुछ चीजें नहीं खा पाते हैं तो उससे हमारे शरीर में रोग होता है, जिसको ही अभावजन्य रोग कहते हैं। ये याद रखना दोस्तों, आपको एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, उसका शरीर नहीं बढ़ पाएगा, चेहरे पर सूजन आएगी, उसका मुंह सूज जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, उसके बाल सफेद हो जाएंगे या त्वचा की बीमारियां हो जाएगी। इसलिए हमें सभी प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा संतुलित रूप में खाना चाहिए। जैसे यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, किसी भी बच्चे को अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक नहीं मिल पाएंगे तो फिर वो बच्चा बड़ा नहीं हो पाएगा, वो छोटा ही रह जाएगा। दोस्तों, इसके आगे मैं आपको विटामिन के बारे में बताता हूँ। आपकी अभी कंफ्यूजन है या फिर आपके अंदर सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि सर हमें विटामिन याद नहीं होते, विटामिन के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारणी बता रहा हूँ, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर आपको इन सारणी को, वीडियो को रोक करके इसको लिखना है कॉपी में, और फिर है ना आपको सुबह शाम 2 टाइम इसको पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे ना 1-2 बार तो आपको याद हो जाएंगे। फिर कमेंट करके सारे के सारे विटामिन कमेंट में लिखना, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि सारे बच्चों को विटामिन याद हो गए और आपको अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, यहाँ पर कुछ विटामिन दे रखे हैं, उनकी कमी से रोग दे सकते हैं। उनके लक्षण क्या होते हैं? जैसे विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए, मैंने कहा ना गाजर खानी चाहिए, विटामिन ए होता है उसमें। विटामिन ए नहीं खाते तो क्या होता है, क्षीणता या दृष्टिहीनता, अर्थात हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, हमको दिखाई नहीं देता। जैसे क्या होता है, हमारी कमजोर दृष्टि होती है, अंधेरे में या रात में बिल्कुल कम दिखाई देता है, या कभी कभी पूरा नहीं दिखाई देता। हमें रात में कभी कभी बिल्कुल कम दिखता है ना, कभी कभी दिखता है तो कोई बात नहीं। अगर हमेशा ऐसी समस्या होती है ना तो आपको विटामिन ए खाना चाहिए। विटामिन B1 क्या होता है, इसमें बेरी बेरी रोग होता है। ये रोग भी याद रखने, क्योंकि दोस्तों ये है ना परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा नहीं होती, हमारे अंदर एनर्जी नहीं आती, हमसे काम नहीं हो पाता, हम चल नहीं पाते। इसलिए विटामिन B1 के भी खाने चाहिए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इस प्रकार की चीजें। अब देखो विटामिन सी कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताए थे ना, वापस याद कीजिए, 3 बार बता दिया। वो होते हैं खट्टे फल। अब याद आया ना? बिल्कुल, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, इससे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी क्या होता है, हमारे मसूड़ों से, दांतों से खून आता है, हमारे अंदर कोई घाव हो जाता है हाथ पे, पाँव पे, तो फिर उसमें टाइम लगता है सही होने में। इसलिए उसमें इसका मतलब है कि हमें विटामिन सी खट्टे फल खाने चाहिए। विटामिन डी, मैंने कहा ना धूप से मिलता है, इससे रिकेट्स रोग होता है, ये याद रखना। जैसे विटामिन ए से दृष्टिहीनता, या इसको रतौंधी भी कहते हैं दोस्तों। विटामिन B1 से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स रोग होता है, अर्थात अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, हमारी मुड़ जाती है, टूट जाती है, इसलिए हमें धूप में भी खड़ा रहना चाहिए। कैल्शियम की कमी से क्या होता है दोस्तों, अस्थियां और दंत से, जो विटामिन डी से मिलता है, अभी आपको बताया था, हड्डियां कमजोर होती है, और दंत से अर्थात हमारे दांत भी कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन अर्थात नमक हम नहीं खाते तो क्या होता है, घेंगा रोग, गोइटर होता है, अर्थात हमारी गर्दन होता है ना, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता, अर्थात नमक की मात्रा भी डाल के खानी चाहिए, बिल्कुल फीका खाना नहीं खाना चाहिए। और लोहे की अर्थात आयरन की कमी से क्या होती है, अरक्तता, अर्थात हमारे अंदर शरीर में खून की कमी होती है, हमें कमजोरी आती है, हम फिर खड़े नहीं हो पाते, आराम से आलस आता है, पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए सभी के सभी पोषक तत्व
खाना चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे सवालों पर। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे प्रमुख शब्द दे रखे हैं जो आपको किताब में लिखना है, आपको कॉपी पे लिखना है, क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। फिर आप इनको लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपको याद होंगे। जैसे संतुलित आहार लिखना है, बेरी बेरी लिखना है, कार्बोहाइड्रेट लिखना है, ऊर्जा लिखना है, वसा लिखना है, खनिज लिखना है, पोषक लिखना है, प्रोटीन लिखना है, रुक्षांश जो मैंने बताया था ना, रुक्षांश पादपों से प्राप्त होने वाली चीज़ें वो लिखनी है, स्कर्वी लिखना है, मंड लिखना है, विटामिन। ये सारे के सारे वर्ड आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनकी मात्रा क्या है। ये थोड़े हार्ड वर्ड होते हैं और याद भी हो जाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। उससे पहले थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं। सारांश का मतलब होता है जो भी हमने लेसन पढ़ा ना उसका मतलब क्या है। जैसे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम, ये परीक्षा में आता है तो पोषक तत्व हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल जो पादपों से प्राप्त होते हैं वो भी होते हैं। अगला सारांश है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। बिल्कुल, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना और जो वसा होते हैं ना वो हमें एनर्जी देते हैं, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है प्रोटीन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो खनिज लवण खाते हैं, उससे हमारी क्या होती है, हमारा शरीर लंबा होता है, बड़ा होता है, मजबूत होता है, इसलिए हमें ये सब खाना चाहिए। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करता है, अर्थात हमें जितने भी रोग होते हैं ना उनसे लड़ने में जो हमारे शरीर के अंदर शक्तिमान होता है ना वो विटामिन होता है, अर्थात हमें विटामिन खाना चाहिए जो हमारे रोगों से लड़ता है, अर्थात हमें रोग नहीं होने देता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित होता है। दोस्तों संतुलित आहार है ना, आपसे पूछे ना तो बता देना, सभी प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, इसमें रुक्षांश आते हैं और जल आता है, ये सभी संतुलित आहार है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होने से कौन से रोग होते हैं दोस्तों, जो अभावग्रस्त विकार रोग हो जाते हैं। तो अब आते हैं हमारे सवालों पे। हमारे शरीर में देखिए ये सवाल आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, हमने जो लेसन में पढ़ा है ना उसी के बारे में। हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व कौन से, अभी मैंने बताया था ना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सभी हमारे शरीर के पोषक तत्व है। अब इनके देखिए नाम लिखना है। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, ये हो गए इसका राइट आंसर। और इसमें ख में क्या है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए सहायक होते हैं, अर्थात हमारी वृद्धि में, जैसे दोस्तों ये यहाँ पे बताया था ना मैंने कि हमारे पोषक किस पोषक तत्वों के शरीर से हमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन और खनिज से हमारी वृद्धि होती है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखा है कि वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, विटामिन ए, बिल्कुल विटामिन ए से ना हमें अच्छी दृष्टि मिलती है। देखिए एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, और हमारी वृद्धि होती है किससे होती है दोस्तों, प्रोटीन से, और हमारी दृष्टि अच्छी होती है विटामिन ए से। और वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, अर्थात हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी होता है, अर्थात कैल्शियम होता है, वो उससे अस्थियां मजबूत होती है। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे वसा किस में होता है दोस्तों, जैसे मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, इसमें वसा होता है। मंड किस में होता है, चावल के अंदर होता है मंड होता है, आलू के अंदर होता है। आहारी रेशे, जो आहारी रेशे होते हैं किस में होते हैं, जिसमें जैसे होते हैं ना वो रुक्षांश फल, रुक्षांशों के अंदर आहारी रेशे होते हैं। और प्रोटीन किस में होते हैं, प्रोटीन अंडों में होता है, दूध के अंदर होता है। ये बात ध्यान रखनी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो वीडियो रोक के या वापस पीछे लेके देख लेना। और जो भी है ना इसमें आंसर पूछे गए ना वो सारे के सारे इस सारांश में दिए हुए, अर्थात आपको अगर समझ में नहीं आए तो इस सारांश में से देख के लिख लेना या फिर कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको फिर से वापस समझा दूंगा। ठीक बात दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। अब आता है 4th क्वेश्चन। इसमें से राइट कौन सा है, सही कथन को लिखना है। केवल चावल खाने से हम शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये गलत होगा, क्योंकि केवल चावल से हमें सभी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलेगी। मैंने बताया था ना कि संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन है, खनिज है, वसा है, सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन खाने से हमें पोषण की पूर्ति होती है, सिर्फ चावल से नहीं होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसमें राइट हो जाएगा, पहले में गलत है, इसमें राइट है, क्योंकि संतुलित आहार खाने से हमें अभावग्रस्त रोग होते हैं, जैसे हमें कुछ चीजें नहीं मिलती खाने को, तो उनसे हम है ना रोकथाम कर सकते हैं। ये भी सही है। इसमें देखते हैं थर्ड में, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल, नाना का मतलब हो गया बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, तो वो हमें संतुलित आहार कहलाता है।
और फोर्थ है घ में है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस की पर्याप्त मात्रा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, केवल मांस से सभी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, प्रोटीन है, खनिज है, विटामिन वो खाने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट में रॉन्ग हो जाएगा, सेकेंड में और थर्ड में राइट है, और फिर फोर्थ में रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। इसमें रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ खाली स्थान के बारे में आगे क्या पूछा है, विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रिकेट्स रोग। मैंने अभी बताया था ना, ये आप लिख लेना कॉपी के अंदर। रिकेट्स रोग होता है जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान या रिक्त स्थान की कमी से बेरी-बेरी रोग किससे होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होता है, या विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। क्वेश्चन इसमें थर्ड वाला है विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से यहाँ लिख देता हूँ स्कर्वी रोग होता है। अभी मैंने पढ़ाया था ना स्कर्वी रोग, अर्थात हमारे मसूड़ों से खून आता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। और फोर्थ है हमारे शरीर में किसके अभाव से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है, जिसको दृष्टि बाधिता या कहते हैं हमारी आंखें कमजोर हो जाती है। और विटामिन ए किससे मिलता है, गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है। तो इसमें पहले में हो जाएगा रिकेट्स रोग, सेकेंड में हो जाएगा विटामिन B1, थर्ड में हो जाएगा विटामिन सी से स्कर्वी रोग, और हमारे भोजन में रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट कल इसका सेकेंड लेसन लेके आऊँगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन कराएं अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे बिना किसी झिझक के कमेंट में पूछ लीजिएगा। और आई होप दोस्तों आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आपकी हमेशा की परेशानी अब समाप्त हो जाएगी। अब मैं हमेशा आपको कंटिन्यू साइंस पढ़ाऊंगा 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। अब आपको एक काम और करना है, इस तरफ दे रखा है एक लाइक का बटन, तो उसको लाइक कीजिए, और इस तरफ दे रखा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमेशा हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और कंटिन्यू आपको क्लासें मिलेगी। तो दोस्तों, तो बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। बोलिए जय हिंद।